हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए टारगेट एसएससी सीजीएल 2025 का बैच लेकर आऊँगा, और जो प्रॉमिस किया था उसको मैंने फुलफ़िल भी किया है। लगातार कंटिन्यू 24 डेज़ से मैं आपके लिए पर डे एक पेपर सेट लेकर आता हूँ, और आज डे 24 मेरे पास कंप्लीट हो गया है और डे 25 है। आज सेट नंबर कितना है? 25 है। रोज़ाना रात को 9 बजे हमारी आपसे मुलाकात होती है यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम स्टडी करते हैं टारगेट एसएससी सीजीएल को। और इस टारगेट एसएससी सीजीएल के लिए हम केवल प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस करते हैं। एग्जाम डेट थोड़ा देखिए, 23/09/2024। कौन सी शिफ्ट है? शिफ्ट नंबर 3 है ये। और इसमें देख लेते हैं हम लोग क्या क्या क्वेश्चंस हैं, किस तरीके से दिए गए हैं सेट नंबर। और एक ज़रूरी चीज़, मैं अपने वीडियोस में फालतू इधर उधर की बकवास नहीं करता हूँ, अप टू द मार्क करता हूँ बात। जो एग्ज़ाम के अंदर आता है, जैसा आता है भैया, मैं वैसी बात करता हूँ। ठीक है? मेरे वीडियोस में स्पीड थोड़ा फास्ट रहती है। स्पीड फास्ट रहने का एक ही रीज़न है कि जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो क्या आपको स्पीड स्लो मिलती है? एग्ज़ाम में भी स्पीड फास्ट आती है ना। इसलिए एक्सप्लेनेशन को मैं थोड़ा फास्ट बताता हूँ आपको, तो प्लीज़ मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा। अगर आप मेरे वीडियो लेक्चर को या फिर मेरे बराबरी से टक्कर में आंसर कर पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। मेहनत करके आप ठीक कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपने वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। पहला ही क्वेश्चन जंबल्ड ऑर्डर का आ गया भैया, PQRS वाला आ गया पहला ही क्वेश्चन। अब हमारे लिए आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ऑप्शन क्या क्या है। ओ ओ और एस, यानी ओ चेक करना है हमको और एस को चेक करना है। देखिए, हमको ये देखना होता है कि किसमें सब्जेक्ट है किसमें वर्ब है, ये देखना होता है। एटीट्यूड एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर हमको एक वर्ब मिल रही है। हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट, इसमें हमको सब्जेक्ट तो मिल रहा है, लेकिन इसके बाद में अगर कोई वर्ब को ज्वाइंट करूंगा तो ऐसी कोई वर्ब मेरे को मिल नहीं रही है, तो मैं यहाँ से सेकंड वाले को तो क्रॉस कर। अब अगर मैंने ये पहला वाला सेंटेंस मान लिया, एटीट्यूड इज अब उसके बाद मैं पढ़ के देखता हूँ। एटीट्यूड इज, और इज के तुरंत बाद में क्या मैं और रख सकता हूँ क्या? मैं अगर क्यू के ओ के बाद में अगर मैं पी रखता हूँ, ऑप्शन चेक कर कर, जैसे ओ के बाद में पी है, ओ के बाद में पी है, तो क्या ये कंडीशन कुछ बन सकती है क्या? ओ के बाद में पी के एटीट्यूड इज और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल, कोई सेंटेंस का तालमेल नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से सेकंड वाला सेंटेंस एस होना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर 1 ही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, एटीट्यूड इज अ हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट, ठीक है। उसके बाद में विच इम्प्लाइज विच इम्प्लाइज, किसने इम्प्लाई किया है? पोस्टुलेट, हाइपोथेटिकल पोस्टुलेट ने इम्प्लाइज किया है। क्या इम्प्लाइज किया है? अ ब्रॉडर बेस्ड बिहेवियर और टेंडेंसी इन इंडिविजुअल, ठीक है। तो एटीट्यूड से क्या होता है? व्यक्ति के, आपके बड़े चरित्र के बारे में पता चलता है, छोटे से लेके बड़े चरित्र के बारे में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं भैया। ऑफ एंड ऑन बताइए क्या होता है? नाउ एंड देन, अब और तब, ठीक है। ऑफ एंड ऑन का मतलब है नाउ, देन का मतलब होता है तब। अब और तब की स्थिति को क्या बोलते हैं? ऑफ एंड ऑन बोला जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन है बेटा, आपको क्या करना है? अंडरलाइन दिया गया है, इसकी जगह पर आपको एक वर्ड पुट करना है। द फूड इंटॉलरेंस इंडस्ट्री हैज ग्रोन ड्रामेटिकली इन द प्रीवियस डिकेड, chiefly because of boost in the colic and Crohn's disease cases, as well as increasing the awareness among the health conscious type। देखिए, इनटॉलरेंस का मतलब होता है बर्दाश्त ना करना। पहले क्या होता था? भोजन हमारे पास में बिल्कुल पवित्र आता था, बिल्कुल शुद्ध भोजन मिलता था, तो ऐसी स्थिति में लोगों को डिफरेंट बीमारियां कम होती थी। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ये बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं पिछले दशक के अंदर। और यहाँ पर बोला गया है चीफली बिकॉज ऑफ बूस्ट। बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज का बढ़ना। क्या होता है? किसी चीज का बढ़ना। तो अब आपको ऐसा कोई कारण देखना पड़ेगा क्यों बढ़ रही हैं, उसका बढ़ने का मुख्य कारण क्या है। चीफली का मतलब क्या होता है? मुख्य कारण, जहां से वो बढ़ रही हैं। कॉलिक एंड क्रॉनिक डिजीज, जिसके कारण क्या हो रहे हैं? कॉलिक और क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहे हैं। तो प्रिटी मच एंटायर बिकॉज ऑफ बॉइल डाउन, ऐसा कुछ नहीं है सेंस। कॉन्स्टेक्चुअली बिकॉज ऑफ अ स्पार्क, एक अचानक से चिंगारी लगी तभी उन लोगों को बीमार होने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। ओइंग प्राइमरीली टू राइज, शुरुआत में उनकी जो शुरुआत में जो मुख्य जो कारण है उनका क्या है? कॉलिक और क्रॉनिक डिजीज का बढ़ने का क्या है? हमारे भोजन के अंदर अशुद्धता होना। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल।
बाकी नहीं बनेंगे। ये थोड़ा टफ वाला है, मैं खुद ही कहूँगा कि ये टफ पोर्शन है, ठीक है, इसको करना थोड़ा सा टफ था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। 4 में क्या दिया हुआ है, आई हैव बुक्ड एन अपॉइंटमेंट इन द न्यू रेजिडेंशियल कॉलोनी, ठीक है। चल तो शुरू करेंगे, इसका पैसिव ऑर्डर बनाइए, कैसे बनेगा। आपको देखना है बहुत ध्यान से, पहले आई हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया वर्ब, बुक्ड हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, एन अपार्टमेंट हो गया ऑब्जेक्ट, और ये जितना भी मैटर बचा हुआ है इसको बोलेंगे अदर वर्ड। अब जरा इसका एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला देखिए। एक्टिव वॉइस फॉर्मूले में क्या आता है, अगर हैज़ या हैव दिया गया हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय आपको हैज़ और हैव के साथ में जोड़ना पड़ता है बीन, और क्या लगाते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये वैल्यू आपके पास में होती है पैसिव वॉइस के अंदर, ठीक है। तो अब क्या करूंगा मैं, इसको कैसे शॉर्ट आउट करूंगा। सबसे पहले एन अपार्टमेंट लगभग सभी में एक जैसा है, हैड आ रहा है फर्स्ट वाले में जो कि गलत है, नहीं आना चाहिए। एन अपार्टमेंट सिंगल है तो फिर यहाँ हैव कैसे आ सकता है, ये भी गलत हो रहा है। यहाँ पर जो सही पार्ट बनेगा वो क्या बनेगा, मेरे पास में हैज़ बनेगा। हैज़ क्या है, सिंगुलर है, और यही मेरा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, हैज़ बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे इज आ रहा है फोर्थ वाले में, ये आंसर नहीं है, सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, अब आपको सिनोनिम्स बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। इमेंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ बहुत बड़ी हो, ह्यूज हो, एलिफेंटाइन हो, एमरफस हो, ठीक है, ये सारे के सारे इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। अच्छा, डिमिनेटिव का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ छोटी हो। ट्रिफल का मतलब भी कोई क्या चीज़ हो, छोटी हो, छोटी कोई बात हो, ट्रिफल का मतलब होता है छोटी कोई तुच्छ कोई बात। ह्यूज का मतलब क्या होता है, विशाल। अरे ये तो मैंने खुद ही आपको बता दिया, सो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माय फाइनल आंसर। अच्छा, सेट का मतलब क्या होता है, सेट का मतलब होता है ग्रुप, किसी का समूह। इजी पूछ लिया गया था ये आपसे, ज़्यादा टफ नहीं था ये वाला सिनोनिम मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कंटिन्यू पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक था। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली अबाउट सेक्रेड एंड रिलीजियस थिंग। देखो मैं दोबारा कहूँगा, जो ईडियम एंड फ्रेजेस या वन वर्ड सब्सटीट्यूशन मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, बिलीव कीजिए उसी में से घूम फिर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप उनको ही तैयार कर लेते ना तो भी पार निकल जाएंगे। अब करना ना करना ये आपके ऊपर है बेटा, मैं तो आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, कई बच्चे नहीं कर रहे। मिस्टेक का मतलब क्या होता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रहस्य हो, रहस्यवाद हो जिसमें, ठीक है। एथीस्ट का मतलब क्या होता है बताइए, जो भगवान में विश्वास ना करता हो, डज नॉट बिलीव इन गॉड, डज नॉट बिलीव इन गॉड, भगवान में भरोसा नहीं करता ये। ब्लैशफेमी होता है जो भगवान की हमेशा निंदा करता है, भगवान को या उसके जो पूजा पाठ कर्म उनकी निंदा करता है। थीस्ट का मतलब क्या होता है, बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा रखता है, ठीक है। सबसे बड़ा भगवान अपना विश्वास, अगर आपको विश्वास है तो भगवान है, और विश्वास नहीं है तो होगा नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 क्या कह रहा है बेटा, आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। फॉलोइंग सेंटेंस में आपको एरर फाइंड आउट करनी है। आपको देख लिखा हुआ अवर सेल्वेस, अवर सेल्व्स, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई सब्जेक्ट शुरू हो, सेंटेंस शुरू हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कोई सेंटेंस शुरू नहीं होता। आपको इधर पे वी रखना। अच्छा, यहाँ पे वी भी नहीं रख सकता मैं, क्योंकि कारण क्या है देखो, अवर सेल्व्स शुड नॉट बोस्ट वंस नॉलेज। अच्छा देखो, अगर मैं यहाँ पे वी रखता हूँ तो मेरे पास टेबल बनता है वी, अस, अवर और अवर सेल्व्स, ये बनता है टेबल। अगर मैं यहाँ पे वन रखता हूँ तो मेरे पास टेबल बनता है वन वन, यहाँ पे हो गया वंस, यहाँ पर हो गया वन सेल्फ। तो ये है मेरे पास में प्रॉपर टेबल। देखो एक सेंटेंस में दो एरर तो मैं क्रिएट कर नहीं सकता। अगर जैसे आप बोलो कि सर यहाँ अवर सेल्फ है तो यहाँ सर मैं अवर कर दूं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अवर सेल्फ कभी भी जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता। तो मैं अवर सेल्फ को हटाऊंगा, तो मैं लगाऊंगा क्या, देखो यहाँ पे वंस दिया हुआ है प्रोनाउन, तो वंस का सब्जेक्ट क्या होता है, वन होता है। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको हटाकर, अवर्स को हटाकर मेरे को किसका यूज करना पड़ेगा, वन का। मेरा जो फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर वन। भैया प्रोनाउन चैप्टर पढ़ाया था आपको, प्रोनाउन चैप्टर का ही क्वेश्चन आया, और मैं क्लास में दसियों बार बता चुका हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 क्या कह रहा है, 8 को जान लेते हैं।
8 में आपको स्टोरी अरेंजमेंट करना है और सबसे पहले आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए कि स्टोरी कौन से लेटर से शुरू हो सकती है। तो मैं पहला वाला ऑप्शन चेक करता हूं, अगर ए से शुरू हो सकता है क्या, दीज आर रिस्पॉन्सिबल। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, कभी भी दीज और दोस्त से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि दीज और दोस्त का मतलब क्या होता है, बोला गया कि ये चीजें, जैसे मैंने बोला कि मैंने बहुत सारे आम खरीदे और ये आम, दीज मैंगोज, यानी पहले दीज से पहले उस वैल्यू की चर्चा की जानी चाहिए, तब बाद में दीज आएगा। एकदम से दीज से स्टार्ट नहीं कर सकते। सेम दोस्त के बारे में ही ऐसा है, जैसे मैंने किताबें खरीदी, दोज बुक्स आर वैल्यूएबल, वो किताबें क्या है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो पहले मैंने किताब के बारे में बताया, फिर मैंने दोज का यूज़ किया है। तो मेरे हिसाब से ए से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है वो गलत है। द कंट्री से होने की संभावना है, द कंट्री हैज़ 100 मेजर ऑयल एंड गैस फील्ड। देखिए कंट्री बोल रहा है कि देश में क्या है, 100 से अधिक जो ऑयल और गैस फील्ड्स हैं, लेकिन अभी कंट्री का नाम क्लियर नहीं किया गया है। तो पहले पर्सन का नाम क्लियर आता है, उसके बाद में दूसरा प्रोनाउन आता है। तो पहले नाउन आता है फिर प्रोनाउन आता है। तो कंट्री तो एज अ प्रोनाउन हो सकता है, ये नाउन नहीं हो सकता। तो बी वाला भी कैंसिल, बी से सेंटेंस शुरू हो रहा है। अब हमारे पास में सी बचता है और सी को देख लेते हैं। द इकोनॉमी ऑफ सऊदी अरेबिया, देखो अब ये कंट्री का नाम क्लियर है। पूरे टॉपिक को पढ़ने के बाद में एक ऐसी जगह जहां पे कंट्री का नाम क्लियर है, सी वाले पार्ट में क्लियर है, तो मैंने सी को माना सब्जेक्ट 1। उसके बाद में क्या बोला गया है, सी के बाद में आ रहा है बी, द कंट्री। देखो कंट्री कौन सी, सऊदी अरेबिया, पहले नाम आ गया फिर कंट्री आ रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है पोर्शन। ए के बाद में बी होने की, सी के बाद में बी होने की संभावना है। हैज 100 मेजर ऑयल गैस फील्ड, सऊदी अरेबिया क्या है, पेट्रोलियम बेस्ड कंट्री है। उसकी जो पूरी इकोनॉमी है वो पेट्रोल पर बेस्ड करती है। 100 से अधिक वहाँ पे तेल के कुएं हैं या गैस के कुएं हैं उधर पर, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ रहा है, ए आ रहा है, थर्ड आ रहा है दीज। अब ये दीज का यूज क्यों किया गया है, इनके लिए, हंड्रेड्स के लिए, 100 ऑयल और गैस फील्ड्स बनी हुई हैं वहां पर, इसके लिए। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द मेजर फ्यूल्स यूज्ड अक्रॉस द ग्लोब। पूरे संसार भर में सबसे ज्यादा जो तेल का उत्पादन है वो सऊदी अरेबिया में होता है। फिर आ गया फोर्थ, द चीफ ऑयल फील्ड इज गवार फील्ड। गवार फील्ड है जो उनकी मुख्य तेल फील्ड है जहां से तेल उत्पादन किया जाता है। हैविंग एन एस्टिमेटेड 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्स, 70 बिलियन रिजर्व रिसोर्स है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी माय फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 9 में क्या दिया हुआ है बेटा, द रोइंग इंस्ट्रक्टर कमांडिंग देम टू डैश रो रो रो। भैया होमोनियम्स है, क्या है, होमोनियम्स। तो पहली बात तो ये देखिए, एक रो ये है, एक रो ये है, दोनों के रो का मीनिंग समझिए और रोइंग इंस्ट्रक्टर कौन होता है उसको भी समझिए। रो का मतलब होता है पंक्ति बनाना। स्कूल में एक पंक्ति बनाई जाती है प्रार्थना से पहले, ऐसे करके एक लाइन बनाई जाती है, क्यू बनाया जाता है, ठीक है। तो जो क्यू बनाते हैं उसको इंस्ट्रक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, रोइंग इंस्ट्रक्टर बोलते हैं। उसने कमांड किया, उसने क्या दिया, आदेश दिया। क्या आदेश दिया कि भैया एक क्या बनाइए, कतार बनाइए। तो टू के बाद में तो हमेशा वर्ब आती है, टू के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहां पर इस प्लेस पर आनी चाहिए वर्ब, यहां पर आ गया रो, ठीक है। रो इन अ डैश। अब देखो सेंटेंस की शुरुआत में ए आ रहा है। अच्छा ये जो रो होता है इसका मतलब तो कतार हो गया, और ये जो रो है इसका मतलब भी सीक्वेंस हो गया। इसका मतलब होता है कतार बनाना, ये एक वर्ब है। टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो पहला रो तो क्लियर हो गया। अब बी आएगा कि सी आएगा वो देखिए। इस रो का मतलब होता है हिरन। क्या होता है, हिरन, ठीक है। कोई छोटा हिरन हो, कोई छोटा जो हिरन का बच्चा होता है उसको रो बोल देते हैं हम लोग। तो ये तो आएगा ही नहीं। फिर तो हमारे पास में एक ही बचा कि रो इंस्ट्रक्टर ने बोला कि एक कतार बना लीजिए। सो ए के बाद में सी, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 पर आता हूं बेटा। 10 में अंडरलाइन किया गया है, सेंटेंस को पढ़ते हैं। सनत हैज जस्ट अराइव्ड इन मैसूर ऑन ट्रांसफर। सनत क्या है, अभी मैसूर पहुंचा है ट्रांसफर पर। ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड रघु, उसने अपने मित्र से रिक्वेस्ट की, टू हेल्प हिम फाइंड एन अप्रोप्रिएट लोकेशन, उसने अपने मित्र से मदद की एक सही लोकेशन को ढूंढने की। तो देखिए एक सही लोकेशन को ढूंढना यानी कि जब वो अचानक से मैसूर पहुंचा है तो उसको क्या चाहिए, रुकने के लिए एक घर चाहिए। अ सुटेबल एलिवेशन बिल्कुल नहीं होगा। अ रेंटेड एकोमोडेशन,
क्या उसको किराए का एक घर चाहिए? चलिए इसको होल्ड करके रखता हूँ, चेक करता हूँ। अब प्रॉपर जंक्शन, उसको एक प्रॉपर ठिकाना चाहिए, रेलवे जंक्शन नहीं। एलोकेशन, रिकमेंडेशन, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उसको कैसा घर चाहिए? किराए का घर चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 11 पर आ जाते हैं। 11 में आपको स्पॉट एरर करनी है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको इसमें से कि किस वाले पार्ट में एरर होनी है। तो देखिए, 2 ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट फॉरवर्ड्स, संसार के 2 सबसे बेस्ट फॉरवर्ड हैज प्लेड अलोंग साइड डेविड बैकम। ठीक है, तो अब यहां देखिए, ये हो गया 2 तो हो गया नाउन, फिर आ गया ऑफ एक प्रपोजिशन, और फिर आ गया एक नाउन हमारे पास में। तो नाउन प्रपोजिशन, नाउन वाली सिचुएशन में हमेशा पहला वाला नाउन देखा जाता है। 2 क्या है? प्लूरल है, तो यहाँ हैज़ क्यों आ रहा है? यहाँ पर हैव आना चाहिए। मेरा जो फाइनल आंसर है ऑप्शन नंबर, नहीं नहीं, कौन सा ऑप्शन लगेगा? ऑप्शन नंबर 1 विल बी माई फाइनल आंसर। क्या लगेगा? ऑप्शन 1 लगेगा, थर्ड नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों आएगा? क्योंकि प्लूरल वैल्यू है 2 हमारे पास। देखिए, अगेन मैं एक ही बात कहूँगा, अगेन मेरी फाइल और जो कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया हुआ है आपको टेलीग्राम चैनल पर, उसमें से फिर आपको देखने को मिल रहा है। ब्रिटल का मतलब क्या होता है बता दीजिए? ब्रिटल का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा नाजुक हो, कैसी हो? फ्लेक्सिबल हो, पल भर में टूट जाए, ट्रांसेंट हो। फर्टिव का मतलब क्या होता है? जो सीक्रेट हो। ठीक है, फैटल का मतलब होता है प्राण घातक, लेथल। फ्रेजाइल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा नाजुक हो और पल भर में टूट जाए, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ब्रिटल। फ्रिकल का मतलब क्या होता है? ऐसा व्यक्ति जो चंचल हो, एक जगह पे नहीं रहता हो, वेवर हो, मोबाइल हो, अनस्टेबल हो। ठीक है, फ्लटर हो। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। सिनोनिम बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, सिनोनिम बताना है। वर्ड है हमारे पास में चेरिश। अच्छा, चेरिश का मतलब क्या होता है? किसी को क्या करना? लालन पालन करना किसी का, है ना, लाड़ दुलार करना, लालन पालन करना मतलब किसी को पालना पोषना। ठीक है, लालन पालन करना। ठीक है, टेक केयर करना, किसी को केयर ऑफ करना, टेक केयर ऑफ, ध्यान रखना, किसी बच्चे का लालन पालन करना। अब इसका सिनोनिम बताना है। नेग्लेक्ट का मतलब होता है अनदेखा कर देना, यानी किसी को देख कर अनदेखा कर दिया, रिफ्यूज कर दिया किसी को। एफ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? किसी को चोट पहुंचाना, पीड़ा पहुंचाना, हर्ट कर देना। नर्चर का मतलब क्या होता है? किसी का लालन पालन करना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, किसी को ग्रो करना, किसी पे ध्यान देना, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अच्छा, ब्रीच का मतलब क्या होता है? किसी न्याय, किसी रूल रेगुलेशन को तोड़ना। ठीक है, ब्रेक द रूल, ब्रीच करना, किसी नियम कायदे को तोड़ना, ब्रीच। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। अगेन सिनोनिम आया है एडुकेट। देखिए, इसमें मैं नहीं कहूँगा कि कोई भी खास क्वेश्चन इतना टफ आया था, क्योंकि रीज़न ये है कि ये जितने भी सिनोनिम आए सब प्रीवियस ईयर के आए। मैं इसमें एक क्वेश्चन को जरूर टफ कहूँगा मैं आपको यहाँ पर। मैं अगर वास्तव में मैं कहूँ कि जो एसएससी ने जो एक क्वेश्चन वाकई खतरनाक दिया है, तो मैं जो क्वेश्चन कहूँगा वो ये वाला क्वेश्चन मैं आपसे कहूँगा, क्वेश्चन नंबर 3। ये वाकई है एसएससी का जो उसका उनका लेवल है जो। बाकी इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम ये आते हैं तो ये पैसिव वॉइस भी देन सिंपल पार्ट आ गया। इमेंस रेगुलर पूछा गया वर्ड है। अगेन ये भी पूछा हुआ है, ब्लैस्फेमी रेगुलर पूछा गया वर्ड है। ये थोड़ा सा इस बार इन्होंने नया कर दिया, लेकिन नया जैसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हमेशा से प्रोनाउन का क्वेश्चन आता है तो आया है इसमें। ये भी देखिए स्टोरी अरेंजमेंट आया। हाँ, ये होमोनियम्स थोड़ा इन्होंने नया वर्ड पूछ लिया था अब की बार, लेकिन इतना भी नया नहीं कहेंगे। देखो, इन्होंने यहाँ वर्ब भी क्लियर कर दिया, सीक्वेंस भी क्लियर कर दिया। अगर बच्चे ने थोड़ा सा भी पढ़ा हुआ है तो मेरा मानना यह है कि 25 में से उसके 18 या 17 उसके ठीक होने के चांसेस हैं। इतना तो चांसेस हैं। बाकी अगर कोई बहुत अच्छा है पढ़ने में, स्टडी में, तो वो बच्चा इस एग्जाम के अंदर आराम से 22 23 भी ला सकता है। ठीक है, अच्छा, एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हो, इनफ हो, या प्लेंटी भी कह सकते हैं, अधिक मात्रा में हो, अबेंडेंस भी कह सकते हैं। हिडन का मतलब क्या होता है? छिपा हुआ, कवर्ड, है ना, हाइड हो, छिपा हुआ, कवर्ड है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ क्या है हमारे पास में? पर्याप्त मात्रा में है, अबेंडेंस है। तो मेरे ख्याल से तो भैया यही आंसर होना चाहिए, सफिशिएंट, ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, रिकंसील का मतलब क्या होता है? किसी से मिलान करना, है ना, मिलान करना। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है? किसी का मूल्यांकन करना कि भैया कितने, किसको क्या मूल्य मिलेगा, किसका कितने मार्क्स आएंगे, तो इवेल्यूएशन हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। चलिए क्वेश्चन 15 पर आता हूँ।
15 क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द ऑप्शन कंटेन द मिस स्पेल्ड। भैया मिस स्पेल्ट बताना है आपको। तो मैं क्या करता हूं एग्जाम के अंदर, मैं तो कतई ये ऊपर वाले नहीं पढ़ता ये चार, मैं तो सीधा ऑप्शन पढ़ता हूं। ऑप्शन में से ही आपको ये देखना है कि कौन सा वाला जो सेंटेंस है। अब तो पढ़ना पड़ेगा यार मेरे को भी। अच्छा क्या बोल रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन कंटेन्स ऑल द मिस स्पेल्ट, ऐसा ऑप्शन देखना जिसमें सारे के सारे वर्ड मिस स्पेल्ट हो। तो देखिए रेस्टोरेंट की स्पेलिंग यहां पे तो गलत दी हुई है, ठीक है। सिली की स्पेलिंग इसमें करेक्ट है। असाइनमेंट की जो स्पेलिंग है यहां पर गलत दी हुई है। कलीग की स्पेलिंग यहां पर जो है सही है। तो हमको देखना है जिसमें सारी स्पेलिंग गलत हो। देखो सिली की स्पेलिंग यहां सही है, आप तो एक एक स्पेलिंग पकड़ लो। डिलीशियस की सही है, मतलब ऐसा देखना है जिसमें सारी गलतियां हो। अटरली की स्पेलिंग सही है। अब देखो चौथा वाला ऑप्शन, रेस्टोरेंट की स्पेलिंग गलत है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है, RESTAURANT, तो रेस्टोरेंट की स्पेलिंग ये गलत है। बिलीव की स्पेलिंग क्या होती है, BELIEVE, तो बिलीव की स्पेलिंग यहां पर गलत है। असाइनमेंट की स्पेलिंग में क्या होता है, SIGNMENT, तो ये गलत हो गया। एम्बेरस की स्पेलिंग में क्या होता है, EMBARRASED, तो भैया ये भी हमारे पास में गलत है। तो ऐसा पार्ट देखना था जिसमें चारों स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। थोड़ा सा फिर की क्वेश्चन है, बिल्कुल ना घबराएं, थोड़ा सा भी माइंड लगाएंगे तो आ जाएगा, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ लेते। मैंने गलती कर दी थी, मैं जल्दबाजी में था थोड़ा सा, मैंने ये नहीं देखा कि ऑल द मिस स्पेल्ड, सारे मिस स्पेल्ड पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। 16 क्या कह रहा है हमारे पास में, 16 में पूछा गया है ईडियम एंड फ्रेजेस एट अ लो एब। अगेन रिपीट क्वेश्चन है, मैं फिर कहूंगा कि ये रिपीट ही पूछा गया है। अ लो एब का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो, डिसअपॉइंट इस सिचुएशन में हो, काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गया हो, निराश स्थिति में हो गया हो, या और प्लस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया हो, वीक हो गया हो। तो निराश भी है और कमज़ोर भी है। क्रिटिकल मूवमेंट, काफ़ी गंभीर परिस्थिति में नहीं। हैप्पी स्टेट, खुश है नहीं। एन अनएम्प्लॉयड मोड, जो है अनएम्प्लॉयड है वो, जिस पर नौकरी नहीं है, नहीं। इन अ डिप्रेस, तनाव है और कमज़ोर भी है वो, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी माई फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। 17 पे पैसिव वॉइस बनाना है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो मैं फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको, गारंटेड आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है, मैंने अभी तक सेट 25 तक पहुंच गया हूं, और 25 सेट में हो सकता है शायद मेरी अतिशोक्ति हो कहने में, आपको ऐसा लगे कि सर बहुत लंबी लंबी फेंक रहे हैं। मैंने 25 में से करीब 22 या 20 सेट के अंदर मैंने ये देखा होगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला पैसिव वॉइस पूछा गया है। हर सेट के अंदर करीब ये मान लीजिए 20 से 22 सेट के अंदर इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने ज़्यादा चांसेस है इस फॉर्मूले के आने के। मैं आपके लिए इसका एक पूरा फॉर्मूला बना देता हूँ। ये देखिए आपके सामने प्रेजेंट है एक पूरा कंप्लीट फॉर्मूला, ठीक है। इसको रट लीजिएगा अगर आपको +1 चाहिए, और नहीं चाहिए तो फिर अब क्या करें है ना। जिसको अपनी नहीं चिंता है तो उसकी कौन चिंता करेगा, है ना। पहले आप खुद की चिंता करो, तब दुनिया आपके बारे में सोचेगी। अगर आप अपने बारे में नहीं सोचोगे तो दुनिया को इतना फ्री नहीं है कि कोई आपके बारे में सोचे। तो देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर हैज़ बीन आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ वाज आ रहा है, वाज के बाद में थर्ड फॉर्म आ रही है, दैट इज़ ओके, यही तो हमको चाहिए, वाज के बाद में थर्ड फॉर्म, ये सही है मेरा सेकंड। थर्ड वाले में वाज के बाद में बीइंग आ रहा है, जो कि गलत हो गया। यहाँ पर इज़ डिलीवर्ड आ रहा है, जो कि गलत हो गया, ठीक है। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी माय फाइनल आंसर। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे सारे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स है या ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स है, बेटा इसका रट्टा लगा लो। मैं 10-10 बार आप लोगों से कह चुका हूँ, आप लोग जाग नहीं रहे हैं। अब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि कल से मैं डंडे पीटूंगा ना, तब जागोगे। जैसा आर्मी एयरफोर्स वाले बच्चों को डंडे पीटता हूँ ना मैं, तब आप लोग जागो। याद करो प्रॉपर वोकैब, पर डे मैं 20 आपसे पूछ रहा हूँ यार। तो पर डे 20 पूछ रहा हूँ, तो अब आप एक अंदाजा लगा लीजिए मैं 30 डेज में आपसे कितनी वोकैब तैयार करवा रहा हूँ। 600 वोकैब आपकी तैयार हो रही है। अब आप 600 में से एटलीस्ट 200 तो आपको लास्ट याद रह जाए।
तो इतना वोकैब याद कर रहे हैं आप एक एक महीने के अंदर। पर डे आप जो है हफ्ते में 3 पेपर सेट लगा रहे हैं आप, 3 4 जा 12, 12 तो पेपर सेट हो गए, 600 वोकैब हो गई। अब इसको ही नहीं अगर आप प्रूव कर पा रहे तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। फिर तो आप ही जाने क्या कर सकते हैं आप। देखिए, दिस बुक्स गिविंग अस मच इंफॉर्मेशन अबाउट अवर फ्रीडम फाइटर हु लॉस्ट देयर लाइफ वाइल सर्विंग अवर मदर। देखिए, ये किताब हमारे फ्रीडम फाइटर्स की जानकारी देती है जिन्होंने अपने जीवन को मतलब मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया। तो दिस बुक सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। यहाँ गिव प्लूरल वर्ब है, नहीं आएगा। गिव प्लूरल वर्ब है, नहीं आएगा। गिव्स सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। गिव्स अस मच इंफॉर्मेशन, ठीक है। गिव्स अस मैनी इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से पहले कभी मैनी नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी माय फाइनल आंसर, ठीक है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 पर। आपको करेक्ट स्पेलिंग का चयन करना। भैया जल्दी बता दीजिए फ्लेक्सिबिलिटी की स्पेलिंग क्या होगी। देखते से आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आइए, आपको एंटोनिम बताना है। अच्छा, मटेरियल, मटेरियल, अच्छा अच्छा, मटेरियल का मतलब क्या होता है? वस्तु होती है, ऐसी चीज जो सॉलिड हो, जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर हो। क्या हो? जिसका फिजिकल स्ट्रक्चर हो। जो, हाँ ठीक है। चीप का मतलब क्या होता है? कोई चीज काफी ज्यादा सस्ता हो। टेम्परेरी, अस्थायी। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें मनोभाव हो, जिसमें फीलिंग्स हो, जिसमें सॉलिड बॉडी ना हो, केवल क्या हो हमारे पास में? एक इमेजिनेशन हो, कोई कल्पना हो, इमोशंस हो हमारे पास में। तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है? एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है, यानी भावनात्मक। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है? जिसकी जो मटेरियलिस्टिक हो, जिसकी सॉलिड बॉडी हो हमारे पास में। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी फाइनल आंसर। अपोजिट बताना ना। मटेरियल का मतलब भौतिक, जो सांसारिक है, जो संसार में रहने वाला है, सांसारिक है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावनात्मक, ठीक है। जो मतलब जिसमें इमोशंस हो, जिसके कोई बॉडी या शेप ना हो, शेपलेस हो। चले अब आते हैं हम अपने आखिरी पड़ाव पर, कल्चर वर्ड को देखते हैं। कल्चर इज डैश, कल्चर इज डैश अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग। देखिए, अंडरस्टैंडिंग में आईएनजी लगा हुआ है, फोर्थ फॉर्म, प्रोटेक्टिंग में फोर्थ फॉर्म लगा है, तो गारंटेड है यहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्रिएटिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। कल्चर इज क्रिएटिंग अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोटेक्टिंग लाइक द कल्टिवेशन ऑफ अ गार्डन। देखिए, कल्चर क्या करता है? हमको क्रिएट करता है, हमको समझ जाता है, प्रोटेक्ट करता है, जैसे हम लोग एक गार्डन की सुरक्षा करते हैं। नॉट द डिस्ट्रक्शन, ना कि डिस्ट्रक्शन करना चाहिए हमको कल्चर का। एरेडिकेशन ऑफ इट्स रूट, ना ही हमको उसकी जड़ों को खींचना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग द रूट्स एंड सीड्स, हमको जड़ों को समझना चाहिए, बीज को समझना चाहिए। टेकिंग मच केयर, और बहुत ध्यान देना चाहिए। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन एंड नरिशमेंट, और उनको क्या देना चाहिए? इंस्ट्रक्टेड करना चाहिए। नरिशमेंट यानी पोषण देना चाहिए हमको, ठीक है। किसको देना चाहिए पोषण? हमको ये सारी चीज़ों को हमको पोषण देना चाहिए। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम किसका यूज़ करेंगे? आर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल वैल्यू आ गई ना। देखो कितनी सारी चीज़ों के बारे में इन्होंने बोला। जैसे उसको समझना है, किसको समझना है? रूट को समझना है, सीड्स को समझना है। तो ये प्लूरल है, इसलिए हम इधर पे किसका यूज़ करने वाले हैं? आर का। सर आपने वर्ग का यूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि जो कंडीशन है सब प्रेजेंट टेंस में चल रही है। अगर आप देखें यहाँ पे, देखो इज प्रेजेंट टेंस था। अगेन अगर आप देखें थोड़ा सा आगे की तरफ, टेकिंग मच केयर, ये भी अगेन प्रेजेंट कंडीशंस को बता रहा है। तो ये सब क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कंडीशन को बता रहा है, इसलिए प्रेजेंट के लिए आर आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर गुड गार्डनिंग, और ये गार्डनिंग के लिए अच्छा होता है। कल्चर आल्सो इज सिमिलर, कल्चर भी इसी तरीके से होता है। अंडरस्टैंडिंग इट्स एक्विटेंसी, हमको उसकी पर्याप्तता को समझना पड़ेगा। डैश लिटरेचर, उसके लिटरेचर को समझना पड़ेगा। एंड आर्ट केयरफुल प्रोटेक्शन आर रिक्वायर्ड, उसकी कला को, उसके साहित्य को समझना पड़ेगा, उसकी सुरक्षा की ज़रूरत होगी हमको। कल्चर इज़ द वे ऑफ, अब देखिए यहाँ तक हमको क्या करना पड़ेगा? एक्विटेंस के साथ में ध्यान रखिए, एक फिक्स्ड प्रपोजिशन आता है विद। क्या आता है? विद। ये फिक्स्ड प्रपोजिशन आ गया, तो 23 का आंसर हो गया विद। अब क्या बोल रहा है? अच्छा यहाँ पे थोड़ा मिस हो गया मेरे से। कल्चर इज द वे, कल्चर क्या है? एक ऐसा रास्ता है, वे ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी इन विच ग्रुप ऑफ द पीपल लिव टुगेदर वन प्लेस। कल्चर एक ऐसा रास्ता है जहाँ पे समाज के सारे लोग एक जगह पर एक साथ रहते हैं। द सोसाइटी कल्चर इज विजिबल इन इट्स लिटरेचर, समाज का जो कल्चर है उसके लिटरेचर में दिखाई देता है, आर्ट्स में दिखाई देता है, सोशल सिस्टम में दिखाई देता है। लैंग्वेज एंड रिलीजन, भाषा में और धर्म में दिखाई देता है।
इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रेडिशन, ये धर्म का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है, कस्टम्स का यानी रीति रिवाज का, इंस्टीट्यूशंस का, संस्था का, फूड हैबिट्स का, मैनर्स का, मॉरल्स का, विचारों का, थॉट्स का, विचारों का, टेस्ट स्वाद का, व्यू दर्शन का, बिलीफ विश्वास का, इतना सारा कॉम्बिनेशन होता है सोसाइटी के अंदर। यूजली फैमिलीज डैश, ज़्यादातर फैमिलीज क्या करती हैं, क्या करती हैं फैमिलीज, देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी आनी चाहिए, प्लूरल, प्लूरल वर्ब ढूंढिए, ट्रांसमिटेड नहीं, ट्रांसमिटिंग नहीं, ट्रांसमिट्स नहीं, केवल ट्रांसमिट आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ट्रांसमिट करती हैं कल्चर टू यंगर जनरेशन, यंगर जनरेशन को ये ट्रांसफ़र करती हैं। एज फैमिली सिस्टम इज़ बिकम वीक, जब फैमिली सिस्टम वीक हो जाता है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी शुड टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एजुकेशन शुड प्रमोट पोटेंशियल वैल्यू ऑफ कल्चर। देखिए जब फैमिली सिस्टम कभी कमज़ोर पड़ जाता है उसका कारण क्या होता है, अगर जैसे फैमिली कल्चर वीक हो जाता है तो स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ इनको आना चाहिए सामने और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, एजुकेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि कल्चर को सुधारा जा सके। फिर ठीक है, अब इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है 25 में, द रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ डैश ओनली टू बी इशू कोर्सेज कम्प्लीटली सर्टिफिकेट। देखिए यूनिवर्सिटी का केवल ये रोल नहीं होना चाहिए कि वो केवल बच्चों को सर्टिफिकेट पकड़ा दे शिक्षा का, उसके अलावा उसको क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर बोला गया है कि उसका रोल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या बोला गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो केवल सर्टिफिकेट पकड़ा दे। तो नहीं वाला शब्द देखो यहाँ शुड भी आ रहा है, गलत, रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू, केवल सर्टिफिकेट देने तक ही कॉलेज सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि उसको और भी वैल्यूज़ देनी चाहिए। तो बेटा आई होप आपको मेरा पढ़ाना पसंद आया होगा, अगर पढ़ाना पसंद आया है तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, किसी के बहकावे में ना जाएं, ध्यान रखिए आप ही वो व्यक्ति हैं जो अपनी किस्मत को बदल सकता है, बाकी सब बहकावे हैं, कोई आके आपके लिए पढ़ने वाला नहीं है, केवल आप हैं और आपके पेरेंट्स हैं। अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को देखें, समझें, अपनी सिचुएशन को समझें और अच्छे से पढ़ें, सिलेक्शन लें। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।